जब भी कोई केमिकल प्रोसेस होता है सिस्टम यहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ तो एनर्जी रिलीज करता है। यहाँ तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। डिफरेंट प्रोसेस के नतीजे में चेंज होने वाली एनर्जीज को डिफरेंट नाम दे दिए जाते हैं, जैसा कि एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन। ए लेवल का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है लैटिस एनर्जी का। लैटिस एनर्जी क्या होती है? लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीजेस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड और साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन 2 गैसियस आयन कंबाइन टुगेदर। गैसियस आयन के आपस में मिलने से जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनता है, इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो होती है ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। लैटिस एनर्जी जो होती है ये दो चीजों पे मेनली डिपेंड करती है, साइज ऑफ एन आयंस एंड चार्ज अपॉन द आयंस। पहले बात कर लेते हैं चार्ज की। चार्ज जितना ज्यादा होता जाएगा लैटिस एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। किसी भी आयन के ऊपर चार्ज जितना कम होगा लैटिस एनर्जी भी उतनी कम होगी। मतलब यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज्यादा एक्सोथर्मिक है। और ज्यादा एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन आ गया सोडियम और मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा है कंपेयर टू सोडियम। इस वजह से जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसकी एंथैल्पी चेंज जो है वो ज्यादा एक्सोथर्मिक है कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। दूसरा फैक्टर जो लेटेस्ट एनर्जी पे डिपेंड करता है वो है साइज ऑफ आयंस। आयन का साइज जितना छोटा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। कैटायंस का साइज जितना छोटा होगा और एनायंस का भी साइज जितना छोटा होगा। यहाँ पे आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के एलिमेंट्स का आपस में कंपैरिजन दिया हुआ है। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे ग्रुप 1 का लिथियम को कांस्टेंट रहने देते हैं और ग्रुप 7 का साइज बढ़ाते जाते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो जैसे जैसे ग्रुप 7 के एलिमेंट्स का साइज बढ़ता जा रहा है लेटेस्ट एनर्जी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। और दूसरी तरफ अगर हम फ्लोराइड को कांस्टेंट रख लें और ग्रुप 1 का साइज इंक्रीज करते जाएं तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इन सिंपल वर्ड्स कि जैसे जैसे आयंस का साइज छोटा होगा लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। लेटेस्ट एनर्जी को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? इसको हम फाइंड आउट करते हैं बोर्न-हाइबर साइकिल के जरिए। बोर्न-हाइबर साइकिल के जरिए हम लेटेस्ट एनर्जी को कभी भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हम बोर्न-हाइबर साइकिल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। एएस के अंदर आपने पढ़ा था कि कुछ एंथैल्पीज होती थी जिनको हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, उसको हम हेस लॉ के जरिए फाइंड आउट करते थे। इसी तरह लेटेस्ट एनर्जी को भी हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसको हम बोर्न-हाइबर साइकिल के जरिए फाइंड आउट करते हैं। बोर्न-हाइबर साइकिल के जरिए जब हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो इसके अंदर हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज रिक्वायर्ड होती है, जिसको यूज करते हुए हम लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हम डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम। गैसियस एटम के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है। जो आयोनाइजेशन एनर्जी का नंबर इंक्रीज हो रहा है, अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। मतलब हमारे पास जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 580 किलो जूल्स पर मोल, लेकिन जो दूसरी है वो उससे कहीं ज्यादा है, वो है 1815 किलो जूल। इसी तरह जो थर्ड है वो उससे ज्यादा है। जैसे जैसे आयोनाइजेशन नंबर बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे उनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा हो जाएगा। तो अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इस वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्स होता है। किसी भी गैसियस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पे आपने एक चीज याद कर लेनी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी किसी भी एलिमेंट की वो हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन उसके बाद ऑनवर्ड जितनी भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होंगी, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, वो सारी की सारी क्या होंगी? एंडोथर्मिक होंगी। ये क्यों होता है? क्योंकि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं किसी भी एटम के अंदर तो वो न्यूट्रल एटम होता है, किसी किस्म की रिपल्शन उसे फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब हम सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे होते हैं
तो वो न्यूट्रल एटम नहीं होता, वो एक चार्ज स्पीशी बन गया होता है, वो एनाइंस के अंदर कन्वर्ट हो गया होता है। उसके वैलेंस शेल के अंदर ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इस वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन, ये हम एएस के अंदर पढ़ चुके हैं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अब ये हमारे पास आ गया जी बोर्न-हाइबर साइकिल। इसके जरिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं लैटिस एनर्जी को। बोर्न-हाइबर साइकिल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये स्टेज 1 है जिसके अंदर हम मेटेलिक पार्ट को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर सॉलिड में होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम मैग्नीशियम को एटमाइज करेंगे। मैग्नीशियम सॉलिड से गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम मैग्नीशियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, +1 चार्ज आ गया। देन मैग्नीशियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लोरीन पे आ जाना है। क्लोरीन की एटमाइज करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्लोरीन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करेंगे, 2 क्लोराइड हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और क्लोराइड आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और क्लोरीन जो है वो गैसियस आयन के अंदर मौजूद हैं। ये गैसियस आयन आपस में कंबाइन होंगे और ये क्या बना देंगे जी, 1 मोल ऑफ अ आयनिक कंपाउंड। अब अगर आप यहाँ पे दोबारा आ जाएं जहाँ से हमने शुरू किया था, मैग्नीशियम और क्लोरीन जब अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर थे, तो वहां से भी हम मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना सकते हैं। ये वाला रूट होगा, इस रूट को हम कहेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, उसके नतीजे में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। बोर्न-हाइबर साइकिल बेसिकली एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है। इसके अंदर जो एरो अपवर्ड्स होते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, और जो एरो डाउनवर्ड होते हैं उसका बेसिकली मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस डायग्राम के अंदर आप क्लियरली देख सकती हैं कि जो एंथैल्पी चेंज ऑफ एटमाइजेशन है, एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो लैटिस एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, वो एक्सोथर्मिक है। अगर हम यही एंथैल्पीज हेस लॉ के अंदर यूज करें तो हम उस हेस लॉ के अंदर एंथैल्पीज यूज करते हुए भी लैटिस एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हेस लॉ के मुताबिक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक डायरेक्ट रूट होता है जो कि बराबर होता है सम ऑफ इनडायरेक्ट रूट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्ट रूट हो जाएगा, जो कि बराबर होगा सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ 1। यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ 1 क्या है, that is the sum of all energies which is producing when these atoms are converting into ions। डेल्टा H1 है वो तमाम एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एटम्स को आयंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं। Enthalpy change of hydration. Enthalpy change when 1 mole of a gaseous ion dissolve in excess of water. 1 mole of a gaseous ion जब पानी के अंदर डिजोल्व होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे हमारे पास सोडियम का गैसियस आयन है, वो एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व हो रहा है और सोडियम इन एक्वस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। जो फैक्टर लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते थे वो तमाम फैक्टर अफेक्ट करेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन को। जैसे जैसे आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा और आयन का साइज छोटा होता जाएगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन जो होती है हमेशा एक्सोथर्मिक है, हमेशा एनर्जी रिलीज होगी। जैसे जैसे आयन का साइज छोटा होगा और आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा एक्सोथर्मिक होती जाएगी। एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर। जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड और साल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होगा तो जो एंथैल्पी चेंज होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। किसी भी साल्ट का एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन जितना ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा उतना ही वो साल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, और जितनी ही किसी साल्ट की जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन होगी वो एंडोथर्मिक होगी उतना ही वो कम डिसॉल्व होगा। हम एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन को हेस लॉ के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास गैसियस आयन से जब कोई चीज सॉल्यूशन की फॉर्म में आएगा तो उस एंथैल्पी चेंज को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन। और जब आयनिक कंपाउंड साल्ट से कोई चीज कन्वर्ट होगी सॉल्यूशन के अंदर, उसका जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन।
और आयन से जब कोई चीज आयनिक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस। अब यहाँ पे हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या है, डायरेक्ट रूट है। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू हेल्स लॉ हमारे पास एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज द सम ऑफ डेल्टा एच ऑफ लैटिस प्लस डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन। अब अगर हमने डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो लैटिस एनर्जी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन बिकम्स इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच ऑफ लैटिस। सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 सल्फेट्स। ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स हैं इनकी जो सॉल्युबिलिटी है ये डाउन टू ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमारे पास यहाँ पे दो सॉल्ट की एनर्जी प्रोफाइल गिवन है, कैल्शियम सल्फेट की और स्ट्रोंशियम सल्फेट की। अब हमें पता है जी जो स्ट्रोंशियम है उसका साइज ग्रेटर है कैल्शियम से, क्योंकि स्ट्रोंशियम का साइज ग्रेटर है तो स्ट्रोंशियम की जो सॉल्युबिलिटी कम होगी कंपेयर टू कैल्शियम। अब इस एनर्जी प्रोफाइल को देख के हम फाइंड आउट करते हैं कि स्ट्रोंशियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम क्यों है कैल्शियम की निस्बत। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है दोनों की, कैल्शियम की और स्ट्रोंशियम की। स्ट्रोंशियम की जो एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन है ये ज्यादा एंडोथर्मिक है और जो कैल्शियम है उसकी कम एंडोथर्मिक है। तो हमें पता है जैसे जैसे एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा एंडोथर्मिक होगी तो जो साल्ट होगा वो कम डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम जो है वो ज्यादा एंडोथर्मिक है तो वो कम डिसॉल्व होगा पानी के अंदर। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रोंशियम है उसका जो साइज है वो ग्रेटर है कैल्शियम की निस्बत। तो हमें पता है जैसे जैसे आयन का साइज ज्यादा होगा एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम दूसरा फैक्टर लिख सकते हैं कि डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन ऑफ स्ट्रोंशियम इज लेस एक्सोथर्मिक देन कैल्शियम, क्योंकि स्ट्रोंशियम का साइज बढ़ गया है। जैसे जैसे साइज बढ़ता है एंथैल्पी चेंज ऑफ लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा फैक्टर हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रोंशियम है उसका साइज ग्रेटर है कैल्शियम से। तो क्योंकि साइज ग्रेटर है तो इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो भी क्या होगी, कम एक्सोथर्मिक होगी कंपेयर टू कैल्शियम। अगेन वही फैक्टर क्योंकि स्ट्रोंशियम का साइज ग्रेटर है कैल्शियम से। Solubility of hydroxide inverse of the solubility of sulfate। हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड की solubility है वो सल्फेट की solubility की क्या होती है, उल्ट होती है। सल्फेट के केस के अंदर ग्रुप 2 के जो सल्फेट्स होते हैं वो डाउन टू ग्रुप उनकी solubility क्या होती है, डिक्रीज होती है, जबकि हाइड्रोक्साइड की जो solubility है वो क्या होगी, डाउन टू ग्रुप इंक्रीज होगी। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सोल्युबल होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की निस्बत। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड इज मोर सोल्युबल देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आयन पोलराइजेशन, distortion of a electronic cloud on an anion by a neighboring cation। हम आयन पोलराइजेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द चार्ज सेपरेशन विद इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर जो चार्ज सेपरेशन है उसको हम क्या कहेंगे, आयन पोलराइजेशन। आयन पोलराइजेशन जो होती है ये बहुत केटाइंस और एनाइंस के ऊपर डिपेंड करती है। केटाइन के केस के अंदर साइज जितना छोटा होगा और चार्ज जितना ज्यादा होगा आयन पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी, जबकि एनाइन के केस के अंदर साइज जितना बड़ा होगा और चार्ज जितना ज्यादा होगा आयन पोलराइजेशन उतनी ही ज्यादा होगी। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं इनकी जो स्टेबिलिटी है ये डाउन टू ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये क्यों इंक्रीज होती है, जो जो हम ग्रुप 2 के डाउन टू ग्रुप आते हैं, जैसे जैसे हम ग्रुप 2 के अंदर नीचे की तरफ आते हैं एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। फ्रॉम मैग्नीशियम टू बेरियम साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस। अब जब साइज इंक्रीज करेगा तो आयन पोलराइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे जैसे आयन पोलराइजेशन कम होगी ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की और नाइट्रेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। आयन पोलराइजेशन ज्यादा होने से क्या होता है कि कार्बोनेट्स के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वो वीकर हो जाता है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना आसान हो जाता है। जितनी ज्यादा आयन पोलराइजेशन होगी उतनी आसानी से कार्बोनेट क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। केटाइंस का साइज जितना छोटा होगा आयन पोलराइजेशन उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा आयन पोलराइजेशन होगी उतनी आसानी से हम कार्बोनेट को डीकम्पोज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आयन पोलराइजेशन ज्यादा होने से कार्बोनेट के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीकर होता जाता है और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना आसान हो जाता है।